से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश में अमरूद की बागबानी काफी किसान भाई करते हैं और जिन बागबान भाइयों ने इसके बाग लगाए हैं वो इनसे अच्छा लाभ भी ले सकते हैं जब वो बाग की देखरेख उचित तरीके से करें। अगर आप अपने अमरूद के बाग से मिर्ग बहार लेना चाहते हैं तो इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवीन सिंह गुर्जा। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उद्यान के क्षेत्र में यदि कहें तो अमरूद के बागों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो कौन कौन सी हमें क्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे इसमें रोग और व्याधियों, कीट और व्याधियों की कम संभावना रहे। तो उन पर मुख्य जो क्रियाएं हैं या जो हम कह सकते हैं हमारे जो कर्षण क्रिया हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ किसानों ने निश्चित रूप से ट्रेनिंग कर ली होगी, उसका काट छाट कर ली होगी, लेकिन हमारा ये है कि जिन लोगों ने नहीं किए तो वो किसान भाई जो जिनके आपको यदि फल बाग में यदि आपको सूखी टहनियाँ दिखाई देती हैं तो उनको काट दें, और विशेष रूप से जो टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं जहाँ पर ज़्यादा घनी हैं उनको हटा दें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से प्रत्येक भाग में पहुंच सके। कुछ हमारे किसानों ने निश्चित रूप से नए उद्यान लगाए होंगे तो उस पर पानी की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, तो आप निश्चित रूप से सिंचाई करते रहें। और मेरा ये मानना है कि यदि आप टपक सिंचाई पद्धति यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 70% जल का बचाव होगा और बेहतर आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आपको समय समय पर जो नवीन पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उनमें आप गुड़ाई करते रहें और आवश्यकता अनुसार उसमें हम सड़ा हुआ गोबर का खाद भी डालते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बहार नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहार नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं, और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप इस समय और मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो वाष्पोजन नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं, और आपका जो पौधा है वो आपकी सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। आपके अमरूद के बाग रहते हैं, उसके तनों में कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर 2 शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा। तो छिद्र में एक तो तरीका ये है कि आप एक रॉड, उसमें हल्की जो बारीक रॉड है उसको डाल सकते हैं जिससे इसको कीटों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे जो प्रचलित तरीका है जो किसान भाई अपनाते हैं, जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखनपुर, जिला जमुई के कृषक किशन लाल ने। यह पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो किशन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृत्रिम गर्भाधान, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है, 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फ़ायदा है कि जो सांड होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सांड का संपर्क हो गया है तो वो एक सांड उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है। गायों में जब वो हीट में आती है तो उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। सपोज हम गांव में हैं और उस समय हम सांड को खोज रहे हैं और सांड मिल नहीं रही है तो हमारा वो हीट हम मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को पहले से कर रखा है तो वो सही समय पे सीमेन दे के हमको जो है कि वो हमारा गर्भाधान करवा सकता है। अगर प्राकृतिक विधि की बात करें तो इसमें एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम दोनों की अच्छी बचत होती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा तकनीशियन को मादा पशु के प्रजनन अंगों की जानकारी होना जरूरी है। इस विधि में सावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोएं एवं साफ करें। गर्भाशय द्वारा अंदर छोड़ें। कृत्रिम गर्भाधान गन प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि यह गर्भाशय हारों तक ना पहुँचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। सभी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान संबंधित रिकॉर्ड रखें। तो कृत्रिम गर्भाधान अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन से करवाते हैं तो जो है कि हम लोग बाछी का परसेंटेज प्राप्त करने का संभावना ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।